बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम जियोग्राफी चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से एक प्रश्न हमेशा दीर्घवृत्तीय टाइप का आता है और आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो लगभग 3-4 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के भी प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और ये प्रश्न कंपलसरी होते हैं परीक्षा में आने के लिए, यानी कि ये आते ही आते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं। यानी कि चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करेंगे और चैप्टर 1 में हम क्या समझेंगे आज की वीडियो के माध्यम से, मानव भूगोल यानी ह्यूमन जियोग्राफी की मीनिंग को देखेंगे और उसकी परिभाषा को देखेंगे। यानी कि जो है मानव भूगोल के अर्थ को जानेंगे, उसके बाद में हम उसकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो कि विभिन्न विद्वानों ने दी है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ज़्यादा लंबा वीडियो आपका नहीं होने वाला है, थोड़े से कम समय में मैं आपको आसानी से अर्थ और परिभाषा को समझाने का प्रयास आपकी अपनी भाषा में करूंगा। तो उस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो मैं लगातार आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। और चैप्टर 2, 3, 4, 5 इस सभी जो है चैप्टर्स को देखने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। जो है आपको इससे संबंधित वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। ओके, चलिए फिर। तो बीए सेकंड सेमेस्टर यानी कि बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल का एक प्रकार से जो आप पेपर 2 पढ़ते थे पहले मानव भूगोल, उसी को एक प्रकार से थोड़ा सा मॉडिफाइड करके सेमेस्टर यानी कि सेकंड सेमेस्टर में उसी सिलेबस को रख दिया गया है। और सिलेबस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर भी मैंने दे दिया है, लिखित का मॉडल पेपर नहीं दिया है, जल्द ही दे दूंगा मैं लिखित का मॉडल पेपर। और इससे पहले आपको एक बात और मैं बता दूं कि एक जो महासंग्राम वीडियो है इसको मैंने दे दिया, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अब आइए हम चैप्टर 1 के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें चैप्टर 1 में होती हैं। हालांकि चैप्टर 1 में आपको मानव भूगोल के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में जानना है। ठीक है, अब हम प्रकृति और इसके विषय क्षेत्र के बारे में मानव भूगोल के हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो के माध्यम से हम मतलब चैप्टर 1 को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अच्छा, चैप्टर 1 और 2 जो होता है ये आप अपने हिसाब से मैनेज करिएगा कि बुक में क्या कैसा दिया है। बाकी मैं जो हूँगा ये अपने हिसाब से इसको चैप्टर 1 चैप्टर 2 डालूंगा। तो मेरा जो चैप्टर 2 होगा उसमें मैं प्रकृति और विषय क्षेत्र और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बता दूंगा, यानी कि जियोग्राफी यानी ह्यूमन जियोग्राफी का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी इन जो है ह्यूमन लाइफ। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। चलें, तो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए यही सिलेबस है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी का मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 में आई थी, लागू हुई आकर के 2022 में और सेमेस्टर प्रक्रिया चालू हो गई। प्रथम सेमेस्टर में आपने फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर दिया और सेकंड सेमेस्टर में आप इसका पेपर देंगे। आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से एक प्रकार से क्या क्या आपको पढ़ना है। चले, हम आपके समक्ष कुछ डाटा हमने रखा है, इसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास रहेगा। मानव भूगोल की अगर हम बात करते हैं खास करके, तो मानव भूगोल के विकास का अगर श्री गणेश की बात किया है तो मानव भूगोल का एक प्रकार से विकास जो होता है उसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में होती खास करके। और इस शताब्दी में अनेक भूगोलवेत्ताओं का जन्म होता है जिन्होंने क्या किया, मानव भूगोल के उत्थान और विकास के लिए अपना जीवन पूरा न्यौछावर कर दिया। और वर्तमान मानव भूगोल के जन्मदाता भी कहे जाते हैं जो है जर्मनी के निवासी थे, उनका नाम है फ्रेडरिक रेटजल। तो फ्रेडरिक रेटजल जो हैं ये जो है वर्तमान मानव भूगोल के जन्मदाता कहे जाते हैं और जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, जर्मन विद्वान हैं ये। इनका ग्रंथ है एक एंथ्रोपोजियोग्राफी, वो बड़ा फेमस है। एंथ्रोपोजियोग्राफी जो ग्रंथ है ये बड़ा फेमस है। ओके, और इस पुस्तक का केंद्र बिंदु मानव ही था और उस पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन इन्होंने किया। और मानव अध्ययन का केंद्र बनने एवं वातावरण के प्रशस्त होने से एक नवीन विज्ञान का जन्म हुआ, और जिस विज्ञान को हम मानव भूगोल के रूप में हम जानते हैं। तो इसीलिए मानव भूगोल का जो पिता कहा जाता है, ह्यूमन जियोग्राफी का जो फादर कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है, फ्रेडरिक रेटजल को कहा जाता है। जर्मन विद्वान थे, इनकी शिष्या थी एक, उनका नाम था कुमारी सेम्पल, जो कि अमेरिकी थी, अमेरिका की थी। ओके, ये भी मानव भूगोल में योगदान इन्होंने भी दिया है। तो रेटजल की बात की जाए तो इन्होंने कहा कि मानव सर्वत्र वातावरण से संबंधित होता है, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। इस काल में प्राकृतिक भूगोल पल्लवित हुआ। कालांतर में एक नवीन विचारधारा के प्रवर्तक आए, इसी का विडाल डी ला ब्लास, जिन्होंने मानव भूगोल को एक विज्ञान के स्तर पर रखा। और इस प्रकार से अगर प्रकृति की बात की जाए, मैं एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ, मैं अभी समझाऊंगा सारी चीज़ों को, लेकिन एक व्यू दे रहा हूँ कि आपको चैप्टर 1 में पढ़ना क्या है। तो यानी कि आपको यहाँ पर जो विडाल डी ला ब्लास हैं उनको बताना इसलिए पड़ा चूँकि एक वैज्ञानिकता के रूप में विज्ञान की भाषा में एक प्रकार से ह्यूमन जियोग्राफी को वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर तैयार करने का जो श्रेय है
वो बीडाल लीलाब्लास यानी कि वाइडल लीलाब्लास, जो भी आपको चीज़ समझे बोले तो उनको माना जाता है वाइडल लीलाब्लास को। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे। प्रोफेसर जो ब्लास थे ये फ्रांस के निवासी थे, यानी फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। कौन? प्रोफेसर ब्लास। रेटजल कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो है भौगोलिक विज्ञान के एक प्रकार से रूप में हमारे समक्ष मानव भूगोल का जन्म होता है। तो मानवीय इसमें आप देखेंगे कि मानव भूगोल को विज्ञान की श्रेणी में उन्होंने प्रतिपादित किया। तो कहीं ना कहीं पे इसकी प्रकृति जब हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर समझेंगे तो उसमें बीडा लीलाब्लास का नाम अग्रणी होगा। ओके, चूंकि वो विज्ञान उसको बताएंगे। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत आप देखें तमाम प्रकार की चीज़ें होती है। अब हम यहाँ पर जो हमने कंटेंट लिखा हुआ है अब इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न क्या पूछेगा? लिखित वाला आपसे आप जो है दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय में प्रश्न पूछेगा कि मानव भूगोल के अर्थ एवं परिभाषा को बताइए, या फिर आपसे पूछेगा कि मानव भूगोल के अर्थ एवं परिभाषा को बताते हुए उसके विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए, या मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए उसकी प्रकृति को निर्धारित कीजिए। ऐसे प्रश्न आपके बनेंगे। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे सकेंगे अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखा आपने। ओके, देखिए मानव भूगोल जो है भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा। वैसे भूगोल की अगर बात की जाए, भूगोल के बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। भूगोल में चलता है द्वैतवाद। भूगोल में क्या चलता है भैया? द्वैतवाद। द्वैतवाद में होता है दोहरी विचारधारा। द्वैत माने दुई, वाद माने विचारधारा। ठीक है, तो भूगोल में मुख्य रूप से दो विचारधारा चलती, चाहे वो प्रादेशिक भूगोल को लेकर के हो, चाहे सांस्कृतिक भूगोल को लेकर के हो, परिदृश्य की। या फिर सबसे जो गहरी विचारधारा चलती है भूगोल में वो चलती है मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। इसीलिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पहले फिजिकल ज्योग्राफी यानी पहले आपको भौतिक भूगोल पढ़ा दिया गया। अच्छा, भौतिक भूगोल जो है ये एक प्रकार से पूर्णतः विज्ञान पर ही आधारित है। और जो मानव भूगोल अपना पढ़ता है, ये मानव भूगोल जो है जो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, ये कुछ सामाजिकता पर भी आधारित है। चूँकि सोशियोलॉजी से कहीं ना कहीं पे निकटता स्थापित करता है या फिर संबंध स्थापित करता है मानव भूगोल। चूँकि मानव जो होता है एक सामाजिक प्राणी होता है, अरस्तु ने बात कही थी। और जब एक मानव सामाजिक प्राणी होता है यानी कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो आप सोचिए कि जब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और मानव को केंद्र में रख करके जो उसके आसपास की जो वातावरण की चीज़ें होती हैं उन्हीं को हम समझते हैं जियोग्राफी के अंतर्गत, खास करके मानव भूगोल के अंतर्गत। तो कहीं ना कहीं पे आप सोचो कि मानव भूगोल का ही अध्ययन करता है सोशियोलॉजी भी। सोशियोलॉजी किसका अध्ययन करता है? समाज का अध्ययन करता है। अच्छा, समाज किससे बनता है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। किसने कहा था? मैकाइवर पेज ने कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ी गूढ़ रहस्य बातें बता रहा हूँ आपको, बहुत निचोड़ करके सारी ज्ञान आपको देने का प्रयास करता हूँ मेरे प्यारे दोस्त। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर थोड़ा सा नज़रें हटी तो सावधानी, अगर हटी तो दुर्घटना घटी, समझ लो एक प्रकार से। वहीं प्रकार से थोड़ा सा कलम आपकी रुकेगी जहां आप लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा। ओके, आपको रटना कुछ नहीं पड़ेगा, बस केवल सुनना है। 2 से 3 बार वीडियो को सुन लेंगे, आपको सारा डाउट जो कॉन्सेप्ट होता है जियोग्राफी का निचोड़ होता है वो मिल जाएगा। समय आपको अभी लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि इसी समझाने में ही सारा का सारा रहस्य छुपा हुआ है। तो कहने का मतलब मेरी ये है कि सोशियोलॉजी जो है आपसे पूछता है, इसी में एक चैप्टर है कि जो है जियोग्राफी का अन्य विज्ञानों के साथ या अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, तो उसमें सोशियोलॉजी के साथ संबंध आता है। तो ये भी आपका चैप्टर तैयार होगा इसी में। तो कहने का मतलब मेरे कि सोशियोलॉजी जो है उसमें समाज का अध्ययन क्या आता है? सोशियोलॉजी समाज का अध्ययन करता है, यानी कि सोशियस प्लस लोगस दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो सोशियस जो है, सोशियस माने होता है समाज और लोगस माने होता है अध्ययन। ठीक है, तो समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? समाज का अध्ययन का जो लोगस माने होता है शास्त्र या विज्ञान। ठीक है, तो जो शास्त्र या विज्ञान समाज का अध्ययन करता है, सोसाइटी का अध्ययन करता है, वो समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक है, अब समाज शास्त्र होता है तो समाज का अध्ययन करता है। अब समाज क्या होता है? तो मैकाइवर पेज ने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है, यानी सामाजिक संबंध जो होते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हीं का जाल होता है। यही जाल जो होता है पूरे के पूरे समाज में फैला हुआ होता है। एक दूसरे के प्रति लोग जो है जाल के रूप में बुने हुए होते हैं और चलता रहता है काम। तो उन्हीं संबंधों के जाल को ही हम जो है समाज कहते हैं और उन्हीं जाल का अध्ययन किया जाता है किसमें? समाज में। तो भाई चूंकि मानवीय संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है, और चूंकि मानव भूगोल की अगर हम बात करें तो मानव भूगोल में आप जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं, मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं, खास करके मनुष्य की जनसंख्या कैसी है, कहाँ पर आवास कितना, प्रवास कितना है, और कहाँ पर किस प्रकार से मनुष्य जनसंख्या सघन आबादी है, कहाँ पर विरल आबादी है, कहाँ जनघनत्व तो ज़्यादा है, कहाँ पर एक प्रकार से कितने एरिया में कितने लोग निवास करते हैं, किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं, किस
जनजाति से हैं, कहाँ से आए, ये तमाम प्रकार के प्रश्न जो होते हैं, उनकी संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा क्या है, ये सब मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और यही चीज़ सेम टू सेम डिक्टू आप जो इसमें पढ़ते हैं, जनजातीय प्रजाति विभेद, इन सभी का अध्ययन आप सोशल मतलब कि ह्यूमन ज्योग्राफी में खासकर प्रजातियों का अध्ययन भी पढ़ना पड़ता है, जनजातियों का अध्ययन तो सोशियोलॉजी में पढ़ना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पे समानता यहाँ पर स्थापित हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि मानवीय पक्ष से संबंधित है आपका मानव भूगोल और भौतिक पक्ष से संबंध है आपका भौतिक भूगोल। तो हमको पढ़ना क्या है, मानव भूगोल पढ़ना है, जो कि द्वैतवाद की। अच्छा, कुछ विद्वानों ने केवल कहा कि मानव मतलब भूगोल दो कैटेगरी में है, एक तो भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल, लेकिन भूगोल का मात्र यही इतना ही पक्ष नहीं कि ये भौतिक और मानवीय पक्षों में ही समिट करके रह जाए। भूगोल एक बड़ी विषय वस्तु, इसमें खगोल शास्त्र जैसे भी जो है कहीं ना कहीं पे जो चीज़ें हैं वो समाहित होने का प्रयास रहता है, लेकिन खगोल शास्त्र अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, भूगोल उसको समाहित करने में सक्षम नहीं, लेकिन निकला है आपका जियोग्राफी से। अच्छा, खगोल शास्त्र से भी आप देखेंगे तो जियोग्राफी की उत्पत्ति और जियोग्राफी से खगोल शास्त्र की एक प्रकार से दोनों एक दूसरे के संपूरक भी माने जाते हैं, क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा माना जाता है। क्योंकि जियोग्राफी में हम सौर मंडल के बारे में अध्ययन करते हैं, और जब हम खगोल के बारे में अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी उसमें छूट ही नहीं सकती ना, क्योंकि पृथ्वी पर ही हम रहते हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें, तो केवल भूमि का अध्ययन भूगोल कहलाता है, बाकी पूरे के पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन वो कहलाता है आपका जो है खगोल शास्त्र। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन भूगोल के जो तथ्य हैं, भूगोल के जो जानकारी है, उसके माध्यम से हम खगोल शास्त्र के बारे में जान पाते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि दो ही पक्ष है, लेकिन भूगोल का अनंत पक्ष है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मानव भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा, यानी कि भौतिक भूगोल पहली शाखा, दूसरी शाखा मानव भूगोल, मतलब पहली दूसरी आप चाहे जैसे कैटेगराइज करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यानी मानव भूगोल में क्या होता है कि मानव एवं उसके वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन किया था। देखिए, इसमें भी मानव और उसके वातावरण के आपसी संबंध, यानी मानव और वातावरण, यानी मानव और इन्वायरमेंट, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसी रिलेशनशिप का अध्ययन मानव भूगोल करता है। यानी वातावरण और मनुष्य के बीच में जो संबंध होते हैं वो किस प्रकार के, मधुरम में है, सुरम में है, या फिर कटुतापूर्ण संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, इन्हीं संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। ये एक लाइन हमारी क्लियर हुई, समझ में आएगा। वातावरण क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे संभववाद, नव निश्चयवाद और तमाम प्रकार के विचारधारा आप आगे पढ़ेंगे, तो वो सब चीज़ें जो है इसी वातावरण और मानव के बीच संबंधों को ही डिनोट करती हैं। विडाल डी लाप्लास का चाहे सिद्धांत हो, चाहे अन्य विद्वानों का सिद्धांत हो, हम चर्चा करेंगे आगे के चैप्टर्स में आपके हैं। तो मनुष्य और वातावरण जो होता है, मानव भूगोल के दो प्रमुख पक्ष होते हैं, जिनमें से किसी एक के अभाव में दूसरे पक्ष का कोई महत्व नहीं है। अगर मानव नहीं है तो वातावरण नहीं सही तरीके से रह पाएगा, अगर वातावरण सुरक्षित नहीं है तो फिर मानव का सुरक्षित होना तो एक प्रकार से तय ही नहीं हो सकता, क्योंकि वातावरण अनुकूलता प्रदान करता है मनुष्य को रहने का, और मनुष्य ही वातावरण को संजोए रखता है। समझ में आ गई बातें। यानी मनुष्य के द्वारा वातावरण बनाया जाता है और वातावरण से मनुष्य का निर्माण होता है। दोनों बातें समझिएगा, दोनों एक दूसरे के संपूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। जिस प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, ठीक इसी प्रकार से ह्यूमन ज्योग्राफी के दो पहलू हैं, दो सिक्के हैं, एक तो है हेड और एक है टेल। हेड है आपका कौन मेरे प्यारे दोस्तों, हेड है आपका मानव और टेल है आपका वातावरण। अच्छा, मानव और वातावरण के जो संबंध है, इन संबंधों में जब भी कटुता आती है, जब भी इन दोनों के संबंध आपस में प्रतिकूल होते हैं, तो क्या होता है, इलिमिनेशन होता है, निरसन होता है, प्रकृति नष्ट करने लगती है। आप देखे होंगे कोरोना आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि इलिमिनेशन हो गया। इलिमिनेशन कहने का मतलब प्रकृति और मानव के बीच का जो संबंध है वो कटुतापूर्ण होता जा रहा है, होता जा रहा है। यानी कि जो मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध है वो सही तरीके से नहीं है, वो प्रतिकूल तरीके से व्यवहार कर रहा है और प्रकृति विनष्ट करने में पीछा नहीं छोड़ती मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपने प्रकृति को मित्र नहीं बनाया तो प्रकृति आपको वो समय दूर नहीं कि विनष्ट कर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर समझ लेना परम आवश्यक है। आगे थोड़ा सा और जानते हैं। तो एक दूसरे के अभाव के बिना दूसरे पक्ष का कोई महत्व नहीं है। वस्तुतः मानव एवं वातावरण जो हैं दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे से घनिष्ठतम रूप से अंतर संबंधित है, यानी कि इंटर रिलेशनशिप के द्वारा। इंटर रिलेशनशिप, अंतर संबंध, यानी कि जितना संबंध मानव का प्रकृति से है उतने संबंध प्रकृति का मानव से है। अब ऐसा नहीं कि बाहरी संबंध दिखावे का हो, हीरो हीरोइन जैसे संबंध बना के, ऐसा नहीं है। आंतरिक संबंध है। क्या कहा, जब आत्मा से आत्मा मिलती है तो क्या होते हैं भाई, खिल उठता है पूरा का पूरा शरीर। शरीर से शरीर मिलने से तो आपको क्षणिक आनंद जरूर मिल सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन आपको दीर्घकालिक
आनंद की अनुभूति तभी होगी जब आपका मिलन प्रकृति से होगा, जब आपका मिलन आत्मा से होगा, चाहे मनुष्य के बीच की, यानी कि आत्मा और आत्मा के बीच का जो प्रेम होता है वो अत्यंत प्रबल होता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन जब प्रेम मन से होता है, प्रेम किससे होता है? मन और आत्मा में बहुत अंतर है। मनम ही चंचलम कृष्णम, मन से जो प्यार करता है वो कभी धोखा दे सकता है, लेकिन आत्मा के द्वारा किया गया प्यार कभी धोखा नहीं देता। ये बात ध्यान रखेंगे। तो आत्मा से जब मिलन होता है, यानी कि मनुष्य की आत्मा और प्रकृति का जो आंतरिक स्वरूप है उसके बीच में जो तारतम्य स्थापित होता है, यानी कि जब आपकी मनुष्य रूपी आत्मा वातावरण रूपी आंतरिक जो है, एक प्रकार से मान लेते उसको झोपड़ी मान लो वातावरण को, तो जब मनुष्य रूपी झोपड़ी यानी कि वातावरण रूपी झोपड़ी में मनुष्य की आत्मा प्रवेश करती है तो वो उसी में रहे और उसी की भांति कार्य करे, तो प्रकृति जो होती है उसको अपनी झोपड़ी में रहने देगी, अंतोगत्वा वो उसको निकाल देगी अगर वो कोई गलत कर्म करता है। ओके, जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र को निकाल देता है। ठीक है, समझ में आ रही बातें? फटाफट से लाइक ठोको मेरे प्यारे दोस्तों। चले आगे देखते हैं। तो मनुष्य जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ का भौगोलिक वातावरण उनके रहन सहन, आचार विचार एवं क्रियाकलाप पर प्रभाव डालने लगता है। यानी मनुष्य जहाँ कहीं पर जाएगा तो उसका जो भौगोलिक वातावरण होगा, यानी कि जो है स्थान विशेष का जो वातावरण होता है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से उसके रहन सहन, आचार विचार और क्रियाकलाप पर प्रभाव डालेगा। आप किसी शहर में जाओगे तो आप देखोगे कि शहर में अलग तरीके के लोग जो है वस्त्र पहन के घूम रहे हैं। गांव में आप देखेंगे तो वस्त्रों का एक प्रकार से पहनने का, खाने पीने का तौर तरीका अलग है। गांव में आप देखेंगे खाना रात में भी लोग जो है 8-9 बजे तक, 10 बजे तक खा करके अपना सो ले जाते हैं और सुबह 4 बजे सभी लोग उठ जाते हैं। ठीक है, और शहरों में आप देखेंगे रात में 12-1 बजे तक खाएंगे, 1 बजे तक खाएंगे और सुबह जो है वही 3-4 बजे सोते हैं और फिर दिन में जो है 11-12 बजे उठते हैं। तो आप सोचो कि वहाँ के रहन सहन और जो है उसमें ढंग हुआ। शहरों के लोग कुछ भी पहन के बाहर निकल गए और गांव के लोग क्या होते हैं, उनमें थोड़ा सा मर्यादा होती है और वो उसी के मर्यादा के हिसाब से चलते हैं। तो इस प्रकार अच्छा, शहरों में मर्यादा भी नहीं होती है। शहरों में क्या होता है कि उसमें समाज का भय नहीं होता। शहरों के जो समाज होते हैं, खास करके शहरों के जो समाज होते हैं, उन समाजों में क्या होता है कि अलग अलग देशों से, मतलब अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग प्रांतों से लोग आकर के बसते हैं। तो लोक लाज का भय नहीं लगता किसी भी कर्म को करने से। अगर आपकी बेइज्जती भी होती है तो कोई मतलब नहीं कि बगल का जो रह रहा है वो कहीं दूसरे जगह का है, वो कभी हमारे गाँव में बताने नहीं जाएगा कि हाँ फलानमा की बेइज्जती हो गई थी। तो इस प्रकार से शहरों का निर्माण गाँवों से जब लोग जाते हैं, विभिन्न गाँवों के लोग मिलकर के शहरों का निर्माण करते हैं। अलग अलग गाँव से लोग शहरों की ओर जाते हैं, वहाँ पर बसते हैं और शहरों का निर्माण करते हैं। क्या होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। हम नगरीकरण और औद्योगिकरण जब पढ़ेंगे तो हम आप विस्तार से आपको समझा देंगे किस प्रकार से नगर बनते हैं, किस प्रकार से गाँवों से जनसंख्या स्थानांतरण करती है, वो सारी चीज़ें समझा देंगे। तो चूँकि मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है, मनुष्य हमेशा कर्म करने वाला प्राणी है, क्रियाशील प्राणी है, अतः वह अपने प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होने के साथ साथ अपने क्रियाकलापों के द्वारा प्राकृतिक वातावरण को भी प्रभावित करता है। जैसे गांव का वातावरण तो ठीक ठाक है, शहरों में आप देखेंगे फैक्ट्री वगैरह खुल गई। इससे क्या होता है, जब क्रियाकलाप बदला, शहर बदला, जगह बदली, भौगोलिक वातावरण बदला, तो क्या हुआ, मनुष्य के विचार भी बदले। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक प्रकार से आप देखेंगे मनुष्य सामाजिक प्राणी तो है ही, इसके अलावा मनुष्य क्रियाशील प्राणी भी है। यानी कि मनुष्य अनंत इच्छाओं का पुतला है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य प्रकृति को भी ध्यान में नहीं रखता और प्रकृति के जो मार्ग में दुविधा उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है। इससे क्या होता है, प्राकृतिक वातावरण भी प्रभावित होता है। तो मनुष्य प्राकृतिक वातावरण को भी प्रभावित करता है, प्राकृतिक वातावरण मनुष्य को प्रभावित करती है। इस प्रकार वह अपने क्रियाकलापों के द्वारा एक विशिष्ट प्रकार के सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है मनुष्य, जिसमें प्रकृति और वो उसका सामंजस्य बैठा रहता है। जब तक सामंजस्य रहेगा तब तक सही तरीके से चलेगा। आगे देखें, वस्तुतः सांस्कृतिक वातावरण मानव एवं उसके प्राकृतिक वातावरण की क्रिया प्रतिक्रियाओं की देन होती है। यानी कि सांस्कृतिक वातावरण मानव एवं उसके प्राकृतिक वातावरण की क्रिया प्रतिक्रियाओं की क्या होती है, एक प्रकार से उसी के द्वारा मिलती है। चूँकि मानवीय क्रियाकलाप जो होते हैं एवं वातावरण की जो दशाएं होती हैं उनमें एक साथ, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्याप्त भिन्नताएं पाई जाती हैं।
जब आप देखिए मानव क्रियाकलाप और वातावरण की जो दशाएं होती हैं, इनमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाएंगे तो जरूर भिन्नता आपको मिलेगी, और इसीलिए इन दोनों में के आपसी संबंध भी परिवर्तनशील होते हैं। तो ये संबंध भी बदलते हैं, कभी कटुता होती है, कभी मित्रता होती है, इस प्रकार से चलता रहता है। मानव एवं वातावरण के इन परिवर्तनशील आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। यानी कि मानव और वातावरण के बीच में जो परिवर्तनशील जो आपसी अंतर संबंध होता है, मानव और पर्यावरण के बीच में, मानव और वातावरण के बीच में जो परिवर्तनशील आपसी अंतर संबंध होता है, उसी का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। यहाँ तक बताने का मेरा मकसद यही था कि जब मानव और वातावरण, चूंकि मनुष्य क्रियाशील प्राणी है और वातावरण क्या करता है, अपने प्रभाव में मनुष्यों की रहन सहन और इस प्रकार से भौगोलिक वातावरण के संपर्क में आकर के मनुष्य अपने आप को बदल लेता है। तो वातावरण का प्रभाव से मनुष्य भी बदलता है, और मनुष्य चूंकि क्रियाशीलता उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, तो अपनी क्रियाशीलता के दम पर मनुष्य जो है वातावरण को भी प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से वातावरण मनुष्य को प्रभावित करता है और मनुष्य वातावरण को प्रभावित करता है, और इस प्रकार से जो वातावरण और मनुष्य के बीच के जो अंतर संबंध होते हैं, उनमें जो परिवर्तन होता है, उनमें जो परिवर्तन होता समय के साथ हो, स्थान के हिसाब से हो, या किसी विशेष क्षण में किसी प्रकार का अंतर संबंध जो चल रहा है मानव और प्रकृति के बीच में, मतलब मानव और वातावरण के बीच में, जब उसमें परिवर्तन होता है, उसी अंतर संबंधों के परिवर्तन का ही अध्ययन करता है कौन? मानव भूगोल करता है। कौन करता है भैया? मानव भूगोल करता है। समझ में आ गई बातें? तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि मानव भूगोल का अध्ययन क्या होता है, मानव भूगोल क्या होता है। अब हम विद्वानों के अनुसार भी हम अन्य परिभाषाओं को समझेंगे, जिसके जो है आधार पर आपकी तमाम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मानव भूगोल का अर्थ आपके समझ में आ गया। मानव भूगोल का अर्थ क्या है? तो मानव भूगोल का अर्थ यही है। अब विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई जो परिभाषाएं हैं लिखित रूप में, उनको हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आपको छोड़ेंगे। ओके, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। चले, जैसा कि कुमारी सेम्पल। कुमारी सेम्पल कौन है? मैंने बताया था अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। शिष्या किसकी हैं? जो फादर ऑफ जो ह्यूमन जियोग्राफी, यानी कि जो फ्रेडरिक रेटजल है, जर्मनी का निवासी है। फ्रेडरिक रेटजल कहाँ का है? जर्मनी का निवासी है। ओके, जन्मदाता किसका है? एंथ्रोपोजोग्राफी उसका ग्रंथ है। उसी में ही इन्होंने मानव और जो है वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया, और इसीलिए इसको मतलब कि मानव भूगोल का जन्मदाता बोला जाता है। किसको? फ्रेडरिक रेटजल को। और इसकी शिष्या हैं कौन? ये सैम्पल। तो कुमारी सैम्पल जो हैं वो कहती हैं, कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल इनका पूरा नाम है। तो ये कहती हैं कि मानव भूगोल क्रियाशील, मानव भूगोल, देखें बड़ी अच्छी परिभाषा दी है इन्होंने, महोदया ने क्या दिया कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अच्छा देखें, यहीं पर वातावरण के बीच के जो संबंध था उसी को इन्होंने क्या कहा? अस्थिर पृथ्वी। चूंकि पृथ्वी अस्थिर है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी पर अनेक परिवर्तन होते रहते हैं उसके वातावरण में। अच्छा, जब पृथ्वी पर परिवर्तन होगा, पृथ्वी ही घूम रही है, चाहे वो जो है प्रकार से अपने अक्ष पर घूम रही हो या सूर्य की परिक्रमा कर रही हो, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे पृथ्वी ही अस्थिर है, पृथ्वी स्थिर नहीं है। तो जब पृथ्वी स्थिर नहीं है तो उस अस्थिर पृथ्वी का, और चूंकि मनुष्य क्रियाशील है, मनुष्य भी स्थिर नहीं है, मनुष्य की क्रिया भी एक प्रकार से स्थिर नहीं, मनुष्य हमेशा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मनुष्य चूंकि क्रियाशील मानव है और पृथ्वी अस्थिर है, तो क्रियाशील मानव एवं अस्थिर पृथ्वी का जो परिवर्तनशील संबंध होता है, जो परिवर्तनशील संबंध होता है, उसी का अध्ययन मानव भूगोल करता है, उन्हीं का अध्ययन मानव भूगोल करता है। ये बात किसने बताई? कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल ने बताई। बड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट ये मानव भूगोल वेत्ता मानी जाती हैं कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल, चूँकि इन्होंने फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी से ही शिक्षा ली है। तो आप मानिए, इस परिभाषा को आप ध्यान में रखेंगे तो मोस्ट रहेगा। आगे समझते हैं। प्रख्यात विद्वान फ्रांसीसी विद्वान हैं कौन? डिमांजिया। डिमांजिया महोदय कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समूहों एवं समाजों का उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। देखें, अब मानव भूगोल जो होता है मानव समूह, अब चूंकि मानव समूह और मानव समाज, इसीलिए मैंने समाज की परिभाषा बताई थी, क्योंकि समाज जो होता है संबंधों का जाल होता है समाज, तो इसीलिए मानव समाज के बारे में यहाँ पर बात आई। किसने कहा? डिमांजिया ने कहा। मुझे पता था कि आगे समाज के बारे में बात किसी न किसी विद्वान बोलेंगे, तो इसीलिए मैंने इसको पहले क्लियर कर दी समाज के बारे में आपको बता करके। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में प्रश्न लिखते समय, चाहे जैसा प्रश्न पूछ ले आप घुमा करके अच्छे तरीके से आपको उसको समझा देंगे।
जितना भी बड़ा प्रश्न पूछेगा कोई मैटर नहीं, डोंट मैटर, इतना अगर परिभाषा और अर्थ को आपने विस्तार समझ लिया तो एक भी प्रश्न आपका, मतलब कि एक भी प्रश्न क्या, चैप्टर 1 से तो आप मान कर नहीं छूटेगा। प्रकृति लिखना हो, विषय क्षेत्र लिखना हो तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हो। ओके चलिए, लेकिन फिर भी मैं समझा दूंगा चैप्टर 2 में। मानव भूगोल मानव समूहों एवं समाजों का उनके प्राकृतिक वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। यानी कि मानव भूगोल जो होता है, मानव का जो समूह होता है, इसमें समूह इन्होंने जोड़ दिया और समाज जोड़ दिया। बाकी मानव क्रियाशील जो मानव है वो समूहों में, समाज मानव में होता ही है। तो यही दो शब्द इनमें जुड़े हैं, मानव समूह और मानव समाज। तो मानव भूगोल मानव समूहों एवं समाजों का उनके प्राकृतिक वातावरण, यानी कि जो मनुष्य का समूह है या मनुष्य का जो समाज है उसका जो प्राकृतिक वातावरण है, उस प्राकृतिक वातावरण के बीच में और मानव समूह या मानव समाजों के बीच में जो संबंध है, उन्हीं संबंधों का अध्ययन करता है कौन? मानव भूगोल। ये परिभाषा दी है किसने? डिमांजिया महोदय ने। ओके आगे बढ़ते हैं, मानव भूगोल की कुछ और विभिन्न परिभाषाएं देख लेते हैं जो कि अलग अलग विद्वानों ने दिया है। आइए समझते हैं हम आसानी से हर एक प्रश्न के बारे में। ओके चले, अब विडाल डी लाब्लास की थोड़ी परिभाषाओं पर हम नजर डालते हैं। इन्होंने क्या कहा? तो वाइडल डी लाब्लास कहते हैं, वाइडल डी लाब्लास कहते हैं फ्रांस के एक प्रकार से प्रसिद्ध मानव भूगोलविद्ता कहे जाते हैं। कौन? प्रोफेसर वाइडल डी लाब्लास या प्रोफेसर जो है विडाल डी लाब्लास। ओके अच्छा, ब्लास को BLACH लिखते हैं, ब्लाच। ओके लेकिन पढ़ा क्या जाता है? ब्लास पढ़ा जाता है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा इसके लिए। ओके तो फ्रांस के निवासी हैं, फ्रांस के भूगोलवेत्ता हैं, मानव भूगोलविद हैं प्रोफेसर ब्लास। वो कहते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी एवं मानव, क्या? पृथ्वी एवं मानव। अच्छा, अस्थिर पृथ्वी और जो है क्रियाशील मानव के बीच का जो संबंध होता है उसके बारे में बताया था कुमारी एलन चर्च संकुल ने। अब ये क्या कहते हैं भैया? ब्लास कहते हैं, प्रोफेसर ब्लास महोदय कहिन कि तू ही दुजने परिभाषा, कुमारी सैंपल से बोले अबे तुम ही परिभाषा नहीं दे सकती हो, हम हूँ परिभाषा दे सकी थे। कहा हाँ बोलो भैया कौन सी परिभाषा आप दोगे? कहा सुनो मेरी परिभाषा। कहा क्या? अच्छा ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा प्रोफेसर ब्लास और उनसे बातचीत हुई होगी इस प्रकार से, ऐसी बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन जो है देखें तो प्रोफेसर ब्लास कहें कि हम परिभाषा दे रहे हैं, कहें क्या? कहें मानव भूगोल जो होता है वो पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों। अच्छा, पारस्परिक माने होता है कि पृथ्वी का मानव के प्रति संबंध और मानव का पृथ्वी के प्रति संबंध, यानी कि जैसे कि हमार और आपके संबंध, तो आप जितना प्यार हमें करते हो हम उतने प्यार आपका करी थे। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि परस्पर प्रेम है हम दोनों में, आप मुझसे प्रेम कर रहे हो, हम आपसे प्रेम कर रहे हैं, तो इसी प्रेम को क्या कहें? परस्पर प्रेम, यानी परस्पर, आप भी करो हम हो करें, ठीक है, तो ये हो गया परस्पर प्रेम। तो ऐसे पृथ्वी और मानव के पारस्परिक जो संबंध है, दोनों के बीच का जो संबंध है, उसको एक नई संकल्पना प्रदान करता है कौन? मानव भूगोल। ऐसा नहीं है कि मानव भूगोल के जन्म से पहले मानव और प्रकृति के बीच में संबंध नहीं रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। इसको कोई भूगोलवेत्ता या कोई प्रोफेसर भूगोल का निकाल नहीं सकता, या ऐसा नहीं कह सकता कि मानव भूगोल के पहले मानव और प्रकृति में, मानव और वातावरण में, मानव और अस्थिर पृथ्वी में, या मानव क्रियाशील नहीं था, अस्थिर पृथ्वी नहीं थी। ये ऐसा तो था नहीं, बहुत पहले से बात पता है, बहुत पहले से पता है ये बात, बिल्कुल पता है। पता है कि नहीं पता है? पता है ना, तो ये चीज़ है। तो जो है मानव भूगोल पृथ्वी एवं मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नई संकल्पना प्रदान करता है, और यह पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक अंतर संबंधों का संश्लेषणात्मक जो संश्लेषण होता है उसके हिसाब से क्या करता है? ज्ञान होता है। ये चीज़ बताया किसने? ये किसने बताया? प्रोफेसर वाइडल डी लाब्लास ने। ओके क्या बताया? कि मानव भूगोल पृथ्वी एवं मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नई संकल्पना प्रदान करता है, तो एक नई संकल्पना प्रदान करता है। इसके अलावा यह, यानी कि जो एक प्रकार से मानव भूगोल है, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक जो नियम होते हैं तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जीवों के पारस्परिक अंतर संबंध होते हैं, उनका संश्लेषणात्मक ज्ञान जो होता है वही होता है मानव भूगोल। ऐसा किसने बताया? ये एक प्रकार से नई बात इन्होंने बताई कि मानव भूगोल पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम होते हैं और जो पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों होते हैं उनका पारस्परिक, देखें भौतिक नियमों से तुलना करिए और पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जीव हैं, अच्छा इसमें मनुष्य भी आ जाता है। अच्छा अब इसमें देखें, अभी तक संकीर्ण विचारधारा चल रही थी, अभी तक संकीर्ण विचारधारा चल रही थी। संकीर्ण मतलब कि केवल मानव संबंधों का अध्ययन। अब यहाँ पर पहली बार प्रयोग किया विडाल डी लाब्लास ने प्राणियों का, जीवित प्राणियों का, पृथ्वी पर निवास कर रहे जीवों का
पृथ्वी पर निवास कर रहे जीवों के पारस्परिक अंतर संबंध जो कि भौतिक नियमों से हैं। भौतिक नियम कौन? जो कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले हैं। तो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम हैं, जो फिजिकल रूल्स हैं, जो वो और पृथ्वी पर निवास करने वाले जो लोग हैं, वो मतलब कि जो है प्राणी हैं, यानी कि जो जीव हैं, वो उनके पारस्परिक जो अंतर संबंध होता है, उनका संश्लेषणात्मक एक प्रकार से ज्ञान या विवरण को ही मानव भूगोल कहते हैं। ये बात किसने बताई? ये बात सबसे पहले प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास ने बताई। इसीलिए इनको एक प्रकार से मानव भूगोल विज्ञान के रूप में सम्मानित किया था। और एक प्रकार से बात बताएं तो फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता हैं ये विडाल डी लाप्लास, फ्रांस के सुप्रसिद्ध मानव भूगोलविद हैं। और ये एक प्रकार से आधुनिक मानव भूगोल को एक प्रकार जन्म देते हैं और इसको भौगोलिक विज्ञान के रूप में सम्मानित करने का जो श्रेय है ये विडाल डी लाप्लास को था, क्योंकि इन्होंने इनकी परिभाषा ही सुनी है ना, कितनी अच्छी है। आगे देखते हैं। अच्छा, ब्लास के बारे में कुछ और बातें आप जान लीजिए। ब्लास के शिष्य फ्रांसीसी विद्वान जीन्स ब्रूंस हुए हैं। तो आप देखें विडाल डी लाप्लास के शिष्य कौन हैं? जीन्स ब्रूंस हैं। इतिहास, प्रकृति विज्ञान एवं मानव भूगोल के गहन अध्येता हैं। तो जीन्स ब्रूंस किसके? इतिहास के जानकार हैं, प्राकृतिक विज्ञान के मतलब प्रकृति विज्ञान के बारे में जानते हैं, और मानव भूगोल के भी एक प्रकार से विद्वान हैं। कौन? जीन्स ब्रूंस। किसके शिष्य हैं? तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जो है ब्लास, विडाल डी लाप्लास के ही शिष्य हैं। विडाल डी लाप्लास बड़े ज्ञानी थे, ओके। और इन्होंने क्या किया? जो जीन्स ब्रूंस हैं उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों का मानव समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदर्शित किया और बताया कि भौगोलिक तथ्य जिस पर मानव का, क्या कहा कि भौगोलिक तथ्य जिस पर मानव का अधिकार है। अब ये मानव भूगोल की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि भौगोलिक तथ्य जिस पर मानव का अधिकार है वह सब क्या है? अधिकार है जिसने मतलब कि जिससे मानव प्रभावित होता है। मानव भूगोल के अध्ययन का विषय वही है। इनके विचार में मनुष्य ही जो होता है अध्ययन का केंद्रित तत्व होता है। तो मनुष्य का ही अध्ययन, इन्होंने भी मनुष्य के बारे में ज़्यादा डिनोट करके बताया जो है जीन्स ब्रूंस ने। देखें, परिभाषा को देते हुए कहते हैं जीन्स ब्रूंस क्या कहते हैं कि मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है। उन सभी तथ्यों का अध्ययन, तथ्य माने होता है फैक्ट, तो उन सभी फैक्ट का अध्ययन होता है मानव भूगोल। किस फैक्ट का? जो ऐसे फैक्ट जो कि मानव के क्रियाकलापों से, किससे? मानव के जो क्रियाकलाप होते हैं उससे प्रभावित होते हैं, ऐसे फैक्टों का अध्ययन होता है मानव भूगोल। ऐसे तथ्यों का अध्ययन होता है मानव भूगोल जिससे क्या करता है, या फिर जो मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित होता है, यानी कि मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित होने वाले जो तथ्य होते हैं उनका अध्ययन करता है कौन? मानव भूगोल। और इसके साथ ही साथ यहीं पर नहीं रुकते, आगे भी कहते हैं कि और जो हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं उनका अध्ययन करता है मानव भूगोल। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित है और जो हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांट कर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं, उनका अध्ययन है मानव भूगोल, ऐसा बताया जीन्स ब्रूंस ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अगले विद्वान आप क्या थे? अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान हैं, अमेरिका के भूगोलविद हैं। कौन? उनका नाम है हंटिंगटन। हंटिंगटन जो हैं ये कहते हैं मानव भूगोल की परिभाषा को देते हुए कि मानव भूगोल को प्राकृतिक वातावरण तथा मानवीय कार्यकलापों एवं गुणों के संबंधों के स्वरूप और वितरण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि जो है मानव भूगोल को प्राकृतिक वातावरण, देखें, प्राकृतिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाकलाप, अच्छा एक तीसरा पहलू भी इन्होंने इंक्लूड करा, ये ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर है। प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाकलाप तो अभी तक सभी विद्वान यूज करते आ रहे थे। अमेरिकी विद्वान हंटिंगटन कहते हैं कि गुणों के संबंध के स्वरूप, जो गुण होते हैं मानवीय क्रियाकलापों एवं जो मानव के गुण होते हैं वो, और जो मानव के संबंध होते हैं, तो उनके मानवीय क्रियाकलाप के जो गुण होते हैं, जो संबंध होते हैं, उनके स्वरूप और उसका जो वितरण होता है उसका अध्ययन, यानी कि मानवीय क्रियाकलापों का एवं गुणों का, मानवीय क्रियाकलाप एवं गुणों के संबंध का जो स्वरूप होता है उसका अध्ययन और जो वितरण होता है उसका अध्ययन, प्राकृतिक वातावरण हो और चाहे मानवीय क्रियाकलाप हो, प्राकृतिक वातावरण के गुण क्या क्या है, उसका संबंध क्या क्या है और उसका स्वरूप क्या है, उसका वितरण क्या है, इन सभी के रूप में हम अध्ययन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे मानव भूगोल के बारे में जो है हंटिंगटन की परिभाषा थोड़ी सी नई प्रतीत होती है। इन्होंने थोड़ा सा लोगों से हटा, लेकिन फिर भी इनकी परिभाषा भी मिली जुली है। प्राकृतिक वातावरण, मानवीय क्रियाकलाप भी इन्होंने इन लोगों से ही लिया, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ अपनी तरफ से इंक्लूड करने का प्रयास भरसक तरीके से किया। मानव भूगोल को प्राकृतिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों एवं गुणों के संबंध के स्वरूप और वितरण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन्होंने ये बताया कि ऐसे इसको परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके हैं डी.एच. डेविस।
डीएच डेविस जो हैं बड़े फेमस जो है मानव भूगोलवेत्ता हैं। ये कहते हैं कि मानव भूगोल केवल प्राकृतिक वातावरण एवं यानी कि और मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन ही नहीं करता है। अच्छा, इन्होंने कहा कि अभी तक जो लोग कहे उनका खंडन किया। जो लोग अभी तक ये परिभाषा देते आ रहे थे कि मानव भूगोल जो है प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के पारस्परिक संबंध का अध्ययन है, उनकी परिभाषा को लोग ये नकारते हुए कहते हैं कि इसका अध्ययन तो करता ही करता है भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इसका अध्ययन नहीं करता। मैं आपको नकार नहीं रहा हूँ, आपका खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका मंडन जरूर कर रहा हूँ। यानी कि मैं मंडन करते हैं, मंडन मतलब थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें मैं थोड़ा सा इंक्लूड कर रहा हूँ। तो डीएच डेविस कहते हैं कि मानव भूगोल केवल प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के पारस्परिक संबंध का अध्ययन ही नहीं होता है, वरन इसमें पृथ्वी के क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जाता है, या पृथ्वी के क्षेत्रों का भी अध्ययन होता है। केवल मानवीय क्रियाकलाप और जो है प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों के द्वारा ही मानव भूगोल का विषय क्षेत्र पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है, जब तक कि उसमें पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन ना किया जाए। क्योंकि जो भौगोलिक वातावरण होता है उसी में कहीं ना कहीं पे मानवीय क्रियाकलाप भी चेंज होते हैं। भौगोलिकता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, यानी कि क्षेत्र यानी पृथ्वी के क्षेत्र के हिसाब से मनुष्य के क्रियाकलाप, मनुष्य के संबंध भी परिवर्तित होते हैं। और चूंकि जब उसी प्रकार से एक कारक के रूप में आता है मानवीय क्रियाकलापों को परिवर्तित करने का, तो उसको भी हमको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा बताया डीएच डेविस ने। ओके, सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही। तो इस प्रकार से अच्छा, जब भी आप प्रश्न का उत्तर लिखें, सबसे पहले जो मैंने परिभाषा बताई, मतलब कि सबसे पहले आप मानव भूगोल के अर्थ को समझाएंगे कि आखिरकार क्या क्या है वातावरण के बीच में संबंध, अपनी थोड़ा सा लिखेंगे भूमिका। उसके बाद में फिर विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा को लिखेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने मानव भूगोल को इस प्रकार से परिभाषित किया है, जैसे कि बीडाल लीलाब्लास के शब्दों में, या बीडाल लीलाब्लास के अनुसार, या जीन्स ब्रून्स के अनुसार, या कुमारी सेम्पल के अनुसार, या फिर जो है फ्रेडरिक रेडियल के अनुसार। जिस प्रकार से आपको बताना हो उस प्रकार से आप बताएं, और इन्वर्टेड कामा में, डबल इन्वर्टेड कामा में उसको लिखने का प्रयास करें। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपकी, ये बात क्लियर हो गई। तो बड़े बड़े विद्वान जो है बड़ी बड़ी परिभाषा अलग अलग तरीके से देते हैं। तो इस प्रकार से आपकी क्लियर हो गई, सारी बातें क्लियर हो गई भैया। तो अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आपको क्या लिखना है, अब इसके अंदर जब परिभाषा आपकी हो जाए उसके बाद में लिखेंगे। अब उसके बाद में आप जितनी परिभाषाएं आपने पढ़ी उसके निचोड़ को, यानी कि सभी परिभाषाओं को मिला करके एक अपनी परिभाषा बनाओ और लिखो। अतः हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल में इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ओके, यानी अपनी परिभाषा लास्ट में बताओ कैसे। देखिए, अतः मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अध्ययन का एक पक्ष मानव तथा उसके जो है कार्यकलापों का, तथा दूसरा जो पक्ष होता है मानव का, उसके प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ व उनका प्रभाव होता है। और इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त कि मानव भूगोल में किसी प्रदेश के मानव समुदाय एवं उसके प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा दोनों पक्षों की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। किसी प्रदेश में निवास करने वाले मानव समुदायों तथा वहाँ के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में परस्पर कार्यात्मक संबंध होता है। अतः विभिन्न प्रदेशों के मानव संप्रदायों तथा उनके जीवन ढंग का अध्ययन ही क्या होता है, मानव भूगोल होता है। इस प्रकार से आप अपनी परिभाषा जिस भी भाषा में लिख पाएँ आप लिखें। हालांकि मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर ये देने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी आप अपनी तरीके से भाषा का प्रयोग करें। इसको एकदम से रटने का प्रयास जो भी मैंने बताया ना किए, बस केवल रटने का प्रयास। जो कोटेशन है इन विद्वानों के, इनको आप अगर ध्यान रख पाएँ तो दो विद्वान का अगर आपने ध्यान रख लिया, 2 से 3 का अगर ध्यान रख लिया तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। 2 का भी याद है तो चलाऊँ है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ओके, इस प्रकार से क्लियर हुआ। अब मानव भूगोल का उद्देश्य, मानव भूगोल की प्रकृति और मानव भूगोल का विषय क्षेत्र हम नेक्स्ट डे, यानी कि नेक्स्ट डे मतलब नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हुई। मानव भूगोल के बारे में जितने भी आपके मन में भ्रम थे, जो भी आपके मन में दिमाग थे, मतलब की चीज़ें थी, हमने उसको बता दिया, क्लियर कर दिया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मानव भूगोल की जो प्रकृति है उसके बारे में, उसका उद्देश्य क्या है, यानी कि एम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी उसको समझेंगे, प्रकृति यानी कि नेचर समझेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी का। और एक चार्ट मैं आपको देने का प्रयास करूँगा जिसमें हम मानव भूगोल के तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ओके, वैसे मानव भूगोल के बारे में कार्ल लिटर को आप जानते हैं, कार्ल लिटर को जानते हैं। मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में इन्होंने विचारधाराएं दी है, रेटजल, हंटिंगटन ये सब देते हैं। हम समझेंगे मानव भूगोल के जो है, हंटिंगटन ने भी मानव भूगोल के कुछ तथ्य दिए हैं।
और उनमें कई सारे तथ्य हैं, जैसे कि भौतिक दशाएँ, जीवन के रूप, जो है मानवीय व्यंजना, तमाम प्रकार के रूप हैं। हम समझेंगे किसी दिन टाइम मिलेगा तो। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आपको बता दूँ कि जो है अभी रात के 9 बजे से आपकी क्लास होगी, महासंग्राम रिवीजन क्लास 2022 की, पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स की, बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों की दृष्टि से इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है। तो दोनों, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी है चाहे लिखित होनी, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को जरूर देखें। अभी रात के 9 बजे से क्लास प्रारंभ हो जाएगी। ओके, धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हो सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करिए सभी लोग। ओके, तो आपके मानव भूगोल समझ में आ गया। मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र और उद्देश्य इसका। ओके, हम नेक्स्ट डे चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सभी को क्लियर हो गया। चलिए सभी लोग जो है अभी रात के 9 बजे से जुड़ें किस क्लास में, जो है पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। ओके, कौन सी क्लास? पॉलिटिकल साइंस महासंग्राम रिवीजन क्लास। और इसी प्रकार से जियोग्राफी की महासंग्राम रिवीजन क्लास मैं दे चुका हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके।